शाहिद भाई? मेरे ख्याल में दोनों ही बैलेंस है इस हवाले से। ऐसे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑलराउंडर्स दोनों तरफ मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स जैसे पांडे है, ज़बरदस्त बॉलर है, साथ में बैटिंग छक्के अच्छे मारता है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर की शक्ल में है। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान की टीम में भी इसी तरह, जैसे शादाब को ले लें आप, नवाज़ हो गया, इफ्तिखार हो गया, बॉल करता है, आगा हो गए, तो हमारे पास भी मिल मिला के दो ऑलराउंडर बन जाते हैं। तो नो डाउट इस ऑलराउंडर जिस टीम में होते हैं वो टीम अच्छी पोजीशन में होती है, उस ऑलराउंडर से फ़ायदा होता है टीम को। हमारी तरफ जडेजा है अजहर भाई, हमारी तरफ पांड्या है, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि मैच का रुख किसी भी पल बदल सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात की जाए तो पांड्या का जो एवरेज में हाथ में लेकर बैठी हुई हूँ साहब, 5 विकेट, 122 रन, शानदार परफॉर्मेंसेस हमारे ऑलराउंडर्स की पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो क्या ये एडवांटेज इंडिया है? तो डेफिनेटली देखिए, इंडिया के पास बहुत एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, जो कि ऑलराउंडर जैसे जैसे जडेजा है, जो पांड्या है, वो काफ़ी साल से खेल रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में भी अच्छे ऑलराउंडर थे तो उतना जो ऑलराउंडर है उतना ज़्यादा उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं। तो हमारे पास जो ऑलराउंडर थे वो एक्सपीरियंस प्लेयर थे और 10-10, 12-12 साल से हमें टीम में खेल रहे। तो मैं समझता हूँ हमको यहाँ पे ऑलराउंडर का इंडियन टीम को काफ़ी एडवांटेज है। कपिल पाजी, सबसे पहले ये देखते हैं कि पिचेस कैसी है जी। पहले जो चर्चा चल रही थी कि स्पिनर को हम बेहतर नहीं खेल पा रहे पूरे एशिया में, इधर आजकल के लोग, अगर थोड़ी बहुत टर्निंग विकेट होगी तो फिर ऑलराउंडर का अलग रोल आ जाता है। इसलिए डिपेंड करता है पहला मैच देखने के बाद पिचेस आपको कैसे मिल रही है। हाँ, हम अपने प्लेयरों के बारे में ज़्यादा मालूम है, पाकिस्तान के प्लेयरों में अभी मुझे इतना मालूम नहीं, बहुत कम मैचेस देखने को मिलते हैं, तो मैं अपने प्लेयरों की ज़्यादा बात कर सकता हूँ। लेकिन टेम्परामेंट जो अजहर ने कहा बहुत बढ़िया है कि एक्सपीरियंस हमारे प्लेयरों के पास ज़्यादा है। अगर एक्सपीरियंस है तो हम पाकिस्तान को रूल आउट नहीं कर सकते। नंबर 1 टीम अगर होती है तो कुछ ना कुछ तो उनके पास परफॉर्मेंस होगी उस जगह पर बैठने के लिए। बिल्कुल। मुश्ताक भाई? जी बिल्कुल, सबने मेरा बड़ा अच्छा समराइज किया इस बात को। बट हमारे पास, मैं एक चीज़ पे मैं बहुत क्लियर हूँ एक चीज़ पे कि यू हैव टू प्ले योर बेस्ट प्लेयर। सम टाइम हम ऑलराउंडर्स के चक्कर में, हम एक्स्ट्रा बैटिंग करने के चक्कर में बॉलिंग को वीक कर देते हैं, और बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जिताती है। एक आध मैच तो आप जीत जाते हैं, मगर बॉलिंग आपको मैच जिताती है। टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको पूरे 5 बॉलर, जेन्युइन बॉलर खिलाने चाहिए, क्योंकि 50 ओवर इज लाइक मिनी टेस्ट क्रिकेट। इसमें आपको बैट्समैन को रिसीव करना पड़ता है, बैट्समैन की टेक्निक को एक्सपोज करना पड़ता है। तो आप जो ऑलराउंडर्स के ज्यादा फोकस करते हैं, समटाइम दे कैन विन 1 or 2 गेम्स बट दे डोंट विन अ टूर्नामेंट। विनिंग अ टूर्नामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले ए जेन्युइन बॉलर। जैसे आपने विराट कोहली की बात की, तो विराट कोहली अगर नंबर 3 पे जाके खेलता है तो आप उसको देखें ना, वो टूर्नामेंट जिता सकता है, बाबर टूर्नामेंट जिता सकता है। एक मैच के ऊपर आपने डिसाइड नहीं करना होता है, ये होता है कॉन्फिडेंस से डिसीजन करने की बात। आपकी बात से मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि साहब, कैंडी में जीत की कैंटी दिलाने का दारोमदार जो है वो यकीनन बॉलर्स के हाथ में ही रहने वाला है। सवेरा? बिल्कुल, बॉलर्स के हाथ में रहने वाला है, मगर एक चीज कपिल जी मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। 2011 की तरफ जरा वापस लौट के जाते हैं और देखते हैं कि एमएसडी के पास जो है वो क्या क्या वेपन्स मौजूद थे जिससे जो है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। दैट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बैटर्स एंड बॉलर्स एंड द प्लेयर्स, जो कि दोनों काम कर सकते थे। बॉलिंग के ऑप्शन बहुत ज्यादा थे, ऑलमोस्ट 8 बॉलर्स के ऑप्शन निकल आते थे उनके पास, जहां पे टॉप ऑर्डर में सहवाग भी आपको दिख जाते थे, युवराज भी दिख जाते थे, जहां कहीं ना कहीं पार्ट टाइम बॉलिंग आपको मिल जाती थी। यानी एमएसडी कुड गो टू एनीवन जब बॉलिंग में कहीं ब्रेक थ्रू चाहिए होता था। यही चीज आज की अगर मैं बाबर आजम के पास देखूं तो बाबर आजम के पास उसी तरह का लाइनअप मौजूद है कि जब हम इस वक्त बाबर आजम के पास प्लेयर्स को देखते हैं तो उनके पास टॉप ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बॉलिंग में भी असिस्ट कर सकते हैं और बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। सो कंप्लीट बॉलर्स की लिस्ट के साथ ऐसे प्लेयर्स भी हैं बाबर के पास जो वो पार्ट टाइमर्स बॉलर यूज कर सकते हैं टू गिव अ ब्रेक थ्रू। आपको लगता है कि इस वक्त कंप्लीट बैलेंस आपको टीम पाकिस्तान में दिख रहा है उसी तरीके से? मुझे ये कहना है कि आप कंपैरिजन 2011 में या 83 में या 75 में क्या था उसका आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन अब टीमें अलग हैं, प्लेयर अलग हैं और जगह अलग है, तो इसके लिए ज़्यादा हमें इतना पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपकी टीम के पास ऑलराउंडर है तो उसका, जैसे शाहिद ने भी बोला कि वो उसका एडवांटेज है, टीम को बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। मैं मुश्ताक के साथ बहुत सहमत हूँ, उन्होंने बोला कि 5 मेन
बॉलर ज़रूर होने चाहिए और उसके बीच में अगर आपको वो एक दो बल्लेबाजी कर लेते हैं तो टीम स्ट्रांग हो जाती है। और मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना है कि दोनों टीमों में फील्डिंग का बहुत बड़ा अहम रोल आ जाता है, क्योंकि आप आजकल अगर देखा जाए तो जिसकी फील्डिंग बेटर है वो अनदर 15-20 रन बचा सकते हैं और 2-3 ब्रिलियंट कैचेस पकड़ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। बस सवेरा एक चीज में यहाँ पर जो पाजी ने कहा है मैं बस ऐड करना चाह रहा हूँ कि इंडियन टीम की स्ट्रेंथ थोड़ी सी अलग है। हाँ, अभी भी ऐसे टीम में प्लेयर्स हैं, तिलक वर्मा है बॉल डाल सकते हैं, रोहित शर्मा बॉल डाल सकते हैं, विराट कोहली भी बॉल डाल सकते हैं, उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस है। लेकिन इस टीम का स्ट्रेंथ बॉलिंग और बैटिंग ऑप्शन से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई भी बल्लेबाज कहीं पर भी जाकर किसी भी पोजीशन पर वो जाके रन बना सकता है और इसी पर फिलहाल टीम इंडिया का फोकस है। तो ऑप्शंस ऑलराउंड जो कि आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल एक जगह पर है और शायद पाकिस्तान के पास ज्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं, इंडिया के पास भी हैं जो फिलहाल हाल ही में आजकल यूटिलाइज नहीं किया है, लेकिन इंडिया जो है वो फिलहाल उसको ऊपर लेके आ रहा है बाय वे ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि कोई भी बल्लेबाज किसी भी जगह पर जाकर कहीं पे भी आके रन बना सकता है, कंसोलिडेट भी कर सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है। वहां पर टीम इंडिया अपना एक्स फैक्टर ढूंढ रही है। विवेक उसमें आज अब T20 विवेक आप फिर इतना परेशान क्यों हो रहे थे विराट के नंबर पे? आज प्लेयर नंबर 10 वाला 2 पे भी खेल सकता है और 2 वाला 6 पे भी खेल सकता है, पर वहां तक मैच लेके जाना पड़ेगा कि आप आखिर के 15 ओवर तक मैच लेके आओ, फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है, लेकिन शुरू में बेसिक रहना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक रहना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है। और ऑलराउंडर्स के बारे में फिलहाल टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मैं जल्दी से जरा तेज गेंदबाजों की बात कर लूं। रुमाना, एक गेंदबाजी को लेकर रुमाना जो विवेक ने बात की है ना, चुके हैं, लेकिन इंडिया जी और हमारे यहाँ अगर बात की जाए, सवेरा आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ जरा सा जल्दी से अजहर भाई के पास। हमारे यहाँ जो जिस तरीके से मोहम्मद शमी और बुमराह की जोड़ी है उसको लेकर आपका आंकलन? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी जोड़ी है, क्योंकि बहुत मेरे ख्याल में इंडियन टीम बहुत काफ़ी खुश होगी और पूरे इंडिया में खुशी है कि बुमराह इंजरी के बाद फिर वापस ऐसा लग रहा था कि वो उनको इंजरी बहुत लंबी होगी, क्योंकि उनका जो एक्शन है जो बिल्कुल अलग एक्शन है, जितना ज़्यादा रनअप भी नहीं है, तो जो एफर्ट उनका जो होता है लास्ट में जब बॉलिंग करते जब भी एफर्ट होता है उसकी वजह से शायद उनको हुआ। बट लेकिन ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि बुमराह वापस आए और उसके शमी के साथ उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, और शाहिद भाई वापस आए बुमराह और शानदार लय में वापस आए, वो दिखा भी दिया, हालांकि फॉर्मेट अलग था। देखिए, मैंने आपको दोबारा कहूँगा क्योंकि बुमराह जो है वो एक ऐसा बॉलर है जो कि जिसे नया बॉल करना आता है, जिसे पुराना बॉल करना आता है, जिसे प्लेयर्स को आउट करना आता है, जिसे यॉर्कर्स मारने आते हैं, जिसकी सबसे ज़बरदस्त स्लो वन है। मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ बुमराह को हमेशा से। तो मेरे ख्याल में शामी के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है, जो पार्टनर है, जैसे शाहीन और नसीम और हारिस रऊफ है, तो इस तरह का एक पार्टनरशिप जो होती है, इस तरह बैटिंग में होती है, इस तरह बॉलिंग पार्टनरशिप में ये अब अच्छी नज़र आ रही है, शेप में नज़र आ रहे हैं बॉलर्स। डिस्कशन को यहीं पे लगाएंगे ब्रेक, और जैसे ही हम वापस आएंगे तो थोड़ा सा फिर डिस्कस करेंगे कि कहाँ स्ट्रेंथ्स और कहाँ वीकनेसेस दोनों टीम्स की कहाँ हैं, या फिर सिर्फ गिवन डे पे ही पता चलेगा कि पाक भारत टाकरे में किसका पलड़ा होगा भारी।